हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक और आज हम करने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का पहला चैप्टर विच इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसमें इनिशियली अगर हम चैप्टर स्टार्ट करें तो इसमें हमें बताया गया अबाउट द बर्लिन वॉल विच वॉज बिल्ट इन 1961। ठीक है, तो बर्लिन वॉल बनाई गई थी 1961 में और ये क्वेश्चन CUET में आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इस बर्लिन वॉल को एक इमेज हमारे बुक में दी गई है कि इस बर्लिन वॉल को 1989 में 19 नवंबर में आई थिंक इसको गिरा दिया गया था। ठीक है, और इसको गिराने के बाद 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अभी बर्लिन वॉल क्या है, 1989 में क्यों गिराई गई, जर्मनी का यूनिफिकेशन क्यों हुआ, क्या पहले जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, ये सब देखने के लिए हमें चैप्टर जो कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर की बुक्स रहती थी जो, उनमें चैप्टर 1 था द कोल्ड वॉर, जो कि अब हटा दिया गया है। तो उसकी एक मैं बेसिक आउटलाइन दे देता हूँ कि उसमें था क्या, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो 1939 से 1945 तक हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और वर्ल्ड वॉर 2 में 2 ग्रुप्स लड़ रहे हैं। एक है एक्सेस पावर्स, एक है अलाइड पावर्स। ठीक है, एक्सेस में हमारे पास है जर्मनी, हिटलर की जर्मनी, देन इटली, देन जापान और भी बहुत सी कंट्रीज़ थी, बट मेजर कंट्रीज़ यही 3 है। अलाइड पावर्स मेरे पास थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, USSR एंड लेटर ज्वाइंड बाय USA। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो रहा था कि एक्सेस पावर जो थी वो जीत रही थी, है ना, कि जर्मनी में हिटलर रखा हुआ था, हिटलर ने UK की हालत ख़राब कर दी थी, फ्रांस को लगभग पूरा कब्जा ही लिया था। ठीक है, ऐसा कुछ है। देखो ये जर्मनी है, इसके इस बगल में फ्रांस पड़ता था, तो इसने उसको पूरा इन्वेड कर लिया था। ठीक है, और UK अलग से एक आइलैंड था, तो अब इन लोगों की वॉर चल रही थी, इसमें भी UK की हालत ख़राब थी। और उसके बाद होता क्या है कि जर्मनी एक अटैक लॉन्च कर देता है USSR पे। ठीक है, और उसके एक और कंटेम्प्रेरी इवेंट ये भी देख सकते हैं हम लोग कि जापान अटैक करता है USA पे, पर्ल हार्बर पे इन 1941। तो जर्मनी के USSR पे अटैक करने से USSR की एंट्री हो जाती है और जापान के पर्ल हार्बर पे अटैक करने से USA की एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में, और दोनों अगेंस्ट जाते हैं इनके। अभी तक USA क्या कर रहा था, अभी तक USA दोनों को कह सकते हो सप्लाई कर रहा था वेपन्स, है ना। USA वॉज अ मीडिएटर, कह सकते हो तुम, मीडिएटर नहीं था बट USA बिटवीन में था दोनों के, इसको वेपन बेच रहा है, इसको वेपन बेच रहा है। ठीक है, और जापान ने फिर इस पर अटैक किया तो USA अब इनके साइड आ गया, राइट। अब USA के आने से, USSR के आने से क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है ये वाला एलाइड पावर्स, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। और एट लास्ट होता क्या है कि एक्सेस पावर्स हार जाती है ना। अब एक्सेस पावर्स के हारने के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा है कि UK की हालत ख़राब हो चुकी है, फ्रांस की हालत ख़राब हो चुकी है ना। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, UK एंड फ्रांस की जो इकोनॉमीज़ है ना, UK एंड फ्रांस इकोनॉमीज़ आर डिस्ट्रक्टेड कम्प्लीटली। ठीक है, इनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली मतलब तक तबाह हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो था आधी दुनिया इनकी कॉलोनी थी, तो इससे होता क्या है, इनकी इकोनॉमी ख़राब होने से अभी अपनी कॉलोनीज़ को होल्ड करके नहीं रख पा रहे हैं, है ना, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कॉलोनीज़ को होल्ड करने के लिए तुम्हारे पास डोमिनेंस होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि उनको होल्ड करके रख पाओ, बट उतनी पावर उनके पास नहीं रह गई। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको कहते हैं हम डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, तो डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है और इसमें सारी कंट्रीज जितनी भी अभी तक कॉलोनीज़ थी ये इंडिपेंडेंट हो रही हैं। ठीक है, अभी ये जितनी भी कॉलोनी से सब इंडिपेंडेंट हो रही हैं।
राइट। और बहुत सी नई नई कंट्रीज़ निकल रही हैं दुनिया में। अब इसको यहाँ पे छोड़ के रखते हैं, आगे देखा जाएगा ना। तो पहले ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बारे में हमने देख लिया। नाउ अबाउट सेकंड ग्रुप में जिन्होंने लेटर फेज़ में ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर 2 को, एक होगा USSR, ये क्या है हम इसके बारे में समझ लेंगे, एंड दूसरा होगा USA। अब USA क्या है ना, USA वर्ल्ड वॉर 1 में भी ऐसे ही एंड में इन्वॉल्व हुआ था जाके। अब USA तो है बिजनेसमैन, है ना, कैपिटलिस्ट, इसको तो मतलब है पैसे से। तो वर्ल्ड वॉर हो रही है दो पावर के बीच में, एक्सेस अलाइड, और ये USA के लोग या फिर कह सकते हैं USA बीच में बैठ के इसको भी वेपन्स बेच रहा है, इसको वेपन्स बेच रहा है। राइट। देखो हो क्या रहा है कि अब जब वॉर वगैरह होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कह सकते हो खर्चे होते हैं, वेपन्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। और वेपन के लिए कह सकते हो इतने मास स्केल पे वॉर कोई कह सकते हो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले इतने ज़्यादा वेपन्स, अमाउंट ऑफ वेपन्स प्रिपेयर करके रखे जाएँ। और USA अच्छा खासा डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है। तो इसने वेपन्स बनाए, अच्छे एडवांस लेवल्स के वेपन्स बनाए और इन दोनों को सप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर एट लास्ट होता क्या है, जापान यहाँ पर अटैक करता है और USA ज्वाइन कर लेता है अलाइड को, तो उसको मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ता है। बट USA बिजनेसमैन है, तो इसने वेपन बेच के बहुत पैसे कमाए और पैसे कमा के अपनी इकॉनमी बढ़ाई। आज भी वैसे यही करता है, ठीक है। दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर करवाएगा और वॉर के बाद क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ को वेपन बेचेगा, या फिर दोनों नहीं तो किसी एक कंट्री को अपने वेपन्स बेचेगा और उससे इसकी इकॉनमी चलती है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ उससे चलती है, बट मेजर पोर्शन जो है वो जो पैसा आता है इनके पास वो वॉर उससे आता है ना, वॉर प्रोडक्ट्स बेच के, डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच के। राइट, क्योंकि उनकी कोई कीमत तय नहीं होती, उसको अपने हिसाब से बेच सकते हो, अपने हिसाब से प्राइस टैग लगा के, ठीक है। उसने इकॉनमी अपनी बढ़ाई, और क्योंकि इनकी इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है और इसकी इकॉनमी बढ़ती जा रही है, तो USA विल बिकम वर्ल्ड्स, कह सकते हो, नंबर 1 इन इकॉनमी। और मिलिट्री में ये ऑलरेडी नंबर 1 था, ये हमने देख लिया, दोनों को वेपन्स बेच रहा था, ठीक है। तो मिलिट्री में भी नंबर 1। वन सेकेंड, हाँ, तो USA अब मिलिट्रीली भी नंबर 1 हो चुका है और इकॉनमी में नंबर 1 हो चुका है। बट यहाँ पे होता है क्या है, एक चीज़ और देख लेना, यहाँ ध्यान रखना कि USA जो है, USA बिजनेसमैन, और ये चलता है ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी दी थी एडम स्मिथ ने, ये उतना ज़रूरी है नहीं, याद मत रखना, ठीक है। सो USA चल रहा है आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। और अब थोड़ा अगर इसके और पहले चलते हैं तो कह सकते हो अर्ली 19th सेंचुरी या फिर उसके पहले आ जाओ, हाँ, मतलब अर्ली टू लेट 19th सेंचुरी। हमें पता है कि 1750s के बाद से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, वर्कर की डिमांड बढ़ गई, वर्कर्स चाहिए। और जितने भी कैपिटलिस्ट्स हैं, कैपिटलिस्ट्स का मैंने बताया था इन चैप्टर 3 ऑफ बुक 2, कैपिटलिस्ट को अपना प्रॉफिट से मतलब होता है, बस उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए। उनके वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस, लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनकी इनकम से ज़्यादा मतलब है नहीं। वर्कर्स काम कर करके प्रॉफिट्स कमाएंगे, मतलब कंपनी को प्रॉफिट दिलाएंगे, और पूरा प्रॉफिट जाएगा किसके हाथ में, कैपिटलिस्ट के हाथ में। और वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस अभी भी ख़राब है, रहने के लिए अच्छे घर नहीं मिल रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है ना, तो उनकी ऐसी कंडीशन है। तो इन सब चीज़ों के कारण एक नई आइडियोलॉजी ग्रो होती है जिसको कहते हैं कम्युनिज्म, एंड दिस आइडियोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ग्रो होती है। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी बात करती है कि सभी वर्कर्स और लेबरर्स जो मतलब एक तरह से प्रो पुअर है, प्रो पुअर आइडियोलॉजी है, मतलब जो पुअर्स को फेवर करती है, राइट। तो सभी वर्कर्स और लेबरर्स को एक साथ आकर जितने भी कंपनीज़ के मालिक हैं उनको टेक ओवर, मतलब जितने भी कंपनीज़ हैं और पूरा स्टेट है उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए और अपने हिसाब से काम करके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, राइट। तो वर्कर्स के फेवर में थी, और ये आइडियोलॉजी बनाई ही गई थी टू अपोज कैपिटलिज्म, ठीक। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में बनाया ही गया था इसको, इसका मकसद ये था कैपिटलिज्म ख़त्म करना दुनिया से और कम्युनिज्म लेके आना, राइट। सो इस आइडियोलॉजी का धीरे धीरे हर जगह प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर जो वर्कर सेक्शन है
इसमें जो कह सकते हो जो इनके फेवर के बारे में सोच रहे हैं और भी लोग मिडिल क्लासेस, वो इनके बारे में पढ़ रहे हैं और इससे प्रभावित हो रही हैं, है ना। तो दुनिया में सभी कोनों में लगभग कुछ न कुछ कम्युनिस्ट अब एग्जिस्ट करने लगे, इसको पढ़ कर, इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ के, राइट। तो कुछ बहुत जगह, हर जगह कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी वगैरह फैली हुई है, बट उतने कह सकते हो कि अभी तक किसी भी कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं हुआ जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई हो, राइट। तो लोगों के पास क्या होता है ना, एक डाउट रहता है मन में, क्या इस आइडियोलॉजी सही है कि नहीं है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कैपिटलिज्म को हटा के या नहीं हटा सकते, राइट। क्योंकि कैपिटलिज्म में पैसे वाले भरे हुए हैं, अब तुम इतना ईजिली पैसे वालों को हटा के, है ना, एक प्रो वर्कर या फिर प्रो लेबरर कम्युनिटी कह सकते हो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। अब होता क्या है, 1912 में रशिया में भी देखो, अब पहले रशिया के हाल देख लो। रशिया में अभी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ ज़ार निकोलस, जिससे लोगों की हालत ख़राब है, वर्ल्ड वॉर 1 में भी हालत ख़राब होने वाली है आगे, ठीक है। तो ये जो है, ये है मोनार्क जो खुद से कुछ डिसीजन ले नहीं पाता। इसका एक कैसे तो तांत्रिक टाइप का इसका एक वो था आदमी, रस्पुतिन नाम का, उसकी बात सुन सुन के डिसीजंस लेते थे। सो इसके अगेंस्ट में 1912 में एक पार्टी बनती है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी कर दो, जिसके लीडर होते हैं व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। अब व्लादिमीर लेनिन इसके लीडर रहते हैं, और 1917 में ये कम्युनिस्ट पार्टी, कह सकते हो कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी थी। 1917 में ये रशिया में रिवॉल्यूशन लेके आ जाते हैं, ठीक है। और इस रिवॉल्यूशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, है ना, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो गया, या फिर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और इसी को रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन को कहते हैं, अक्टूबर मंथ में आया था, राइट। तो देखो, अब बोल्शेविक पार्टी 1912 में बनी और 1917 में इसने रशियन रिवॉल्यूशन लेके इस पूरे पार्टी ने, और आर्मी भी मिल गई थी साथ में इनका, और इन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन कह सकते हो एक को इम्प्लीमेंट कर दिया, रशियन रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया। और 1917 के बाद से एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, विच इज़ ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल होती है इन रशिया। सोशलिस्ट गवर्नमेंट और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एक ही आइडियोलॉजी है लगभग, बस सोशलिस्ट में स्टेट एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक है। और इसका मेजर काम था टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनती है जिसकी मेजर आइडियोलॉजी है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। तो वर्ल्ड में एक बड़े लेवल पे पहली बार रिवॉल्यूशन हुआ है, और जहाँ पे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पहली बार इम्प्लीमेंट हुई है। तो जो पूरे दुनिया में अभी तक कम्युनिस्ट ग्रो हो रहे थे, उन सबको एक मोटिवेशन मिल जाता है ना। तो बहुत से अलग अलग जगहों पे भी रिवॉल्यूशन होने लगते हैं, छोटे मोटे देश में, फिर धीरे धीरे बड़े देशों में फैलता है ये चीज़, और हर जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने लगती है, राइट। अब होता क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 में हमें पता है, वापस पहले चलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसआर भी जीता हुआ है, ठीक है। तो यूएसआर जो है वो बन जाता है सेकेंड सुपर पावर। यूएसए वाज द फर्स्ट सुपर पावर, और रशिया जो था वो बन जाता है सेकंड सुपर पावर। अब ऐसा नहीं कि यूएसए के एकदम कंपटीशन में था इकोनॉमिकली, तो यूएसए से बहुत पीछे था, बट क्योंकि जितना यूएसआर था उतना और कोई कंट्री नहीं थी उस टाइम पे यूएसए के अलावा, इसीलिए यूएसआर सेकंड नंबर पे आता था। बट मिलिट्रीली ये कम्पीट करता था यूएसए से, आज भी करता है, राइट। तो अब हुआ क्या, देखो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन आने के बाद ये इसमें कुछ कंट्रीज़ जो हैं आसपास के और रीजन की, रशिया के अलावा, ये सब मिलके 1922 में फॉर्म करते हैं यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है ना। तो ये लोग यूएसएसआर फॉर्म करते हैं 1922 में, जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बन जाता है एक सुपर पावर, ठीक है। अब थोड़ा सिनेरियो समझो कि वर्ल्ड में 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रही, मतलब कह सकते हो चल चुकी है, राइट। और 1917 से ही
यूएसए जो कि कैपिटलिज्म का हेड है, या फिर वेस्टर्न यूरोप भी कह दो, जब सब साथ में सब साथ वाले ही हैं, इसके अगेंस्ट में एक कह सकते हो आइडियोलॉजी या फिर स्टेट खड़ा हो चुका है, जो कि है रशिया, जो कि बाद में बन जाता है 1922 में यूएसएसआर। ओके, अब 1945 के बाद क्या हो रहा है, दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं दो स्टेट्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब इनकी एक राइवलरी तो पहले से है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म वाली। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई पहले से ही है। दूसरी इनकी लड़ाई चल जाती है ऑफ बिकमिंग दी सुपर पावर, जिसका मतलब ये है कि दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड एंड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो अब इनको अब डोमिनेंस इस्टेब्लिश करनी है, किसी को नंबर 2 पे नहीं आना, दोनों को नंबर 1 पे जाना है। ठीक है, तो अब ये दोनों की राइवलरी चलती है फ्रॉम 1945 टू 1990, और इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना, हाई पॉइंट्स आते हैं, लगता है कि वॉर हो ही जाएगी। अब देखो नेक्स्ट चीज़ में और ध्यान रखना कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं, दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि यूएसए ने तो ड्रॉप कर ही दिया है और यूएसएसआर भी उसको डेवलप कर लेता है बाद में। तो दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है और इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर वेपन्स की स्टॉक पाइलिंग करके रखी है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का अंजाम क्या होता है वो यूएसए या फिर पूरी दुनिया ने ही देख लिया है। जब यूएसए ने 1945 में जापान पे न्यूक्लियर वेपन गिराया था, ठीक है, तो अब पूरी दुनिया को पता है कि इफ़ इन दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट आता है तो पूरी दुनिया ही ख़त्म होने वाली है ना। तो इनकी जो कन्फ्लिक्ट था, इनका जो कन्फ्लिक्ट था, इससे पूरी दुनिया टेंशन में थी, है ना। पूरा वर्ल्ड जो था वो टेंस रहता था इनकी कह सकते हो कन्फ्लिक्ट के कारण। जब हो सकता है बहुत बार ऐसी कंडीशंस आती थी कि वॉर लगभग होने ही वाली है, बट होती नहीं थी, है ना। बहुत बार होता है कि इनके जो कह सकते हो तुम वो थे एलाइज थे, है ना, इनके और छोटी मोटी कंट्री जो सपोर्टर्स हुआ करती थी, उनके बीच में लड़ाई होती थी, तभी दोनों उस कन्फ्लिक्ट में उतर आते थे, राइट। तो इस पूरे कन्फ्लिक्ट की एक सीरीज़ जो थी, है ना, इसको कहा जाता है द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इसलिए क्योंकि ये वॉर कभी कह सकते हो इन रियल हुई नहीं, वॉर सिर्फ चलती आ रही थी इन दोनों के बीच में, एक तरह से कह सकते हो तुम कि एस्केलेट कभी नहीं हुई एक हॉट वॉर में कि सीधे वेपन्स वगैरह यूज़ किए जाएँ एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्टली, राइट। तो इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब इस कोल्ड वॉर के बाद से जो चीज़ें हुई हैं वो हमें पढ़ना है इस बुक में, और इसके बाद ही शुरू हो रहा है अपना सेकंड चैप्टर विच इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो कि अभी के बुक में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सो अब देखो, अब मैंने तुमको बताया कि वर्ल्ड में एक सुपर पावर है यूएसए और एक सुपर पावर है यूएसएसआर। तो जब कहीं भी दुनिया में दो सुपर पावर्स रहती हैं तो उस दुनिया को कह देते हैं द बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया के दो पोल्स हैं, एक पोल यूएसए हो गया, एक पोल यूएसएसआर हो गया, इन दोनों के बीच में दुनिया बटी हुई है, तो इसको कहा जाता है द बाइपोलर वर्ल्ड। और सेकंड चैप्टर में यही पढ़ना है द एंड ऑफ दिस बाइपोलर वर्ल्ड, इसका एंड कैसे होता है और क्यों होता है, राइट। तो थोड़ा चैप्टर में आ जाते हैं। चैप्टर में हमने सबसे पहले बताया था मैंने कि इसमें हमें दिया गया अबाउट दी 1 सेकेंड, और ऊपर आते हैं बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1961 वॉज फेल इन 1989, और 1989 में टूटने के बाद 1990 में यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का, और इसके बाद से क्या होता है यूएसएसआर के अंदर 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहा करती थी, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, है ना, मतलब रशिया के पार्ट थे, सोवियत रूस के पार्ट थे, इसीलिए उनमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलती थी। बट इस इवेंट के बाद से होने क्या लगा, 1990 से ही ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जो यहाँ की थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जो थी वो ख़त्म होने लगी,
ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स फेल्ड और इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर रिप्लेस बाय अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझ। अब देखो, अब इसमें हम देख रहे हैं कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की हमने जो बात की थी, इसमें किसी एक सुपर पावर की डोमिनेंस ख़त्म होनी पड़ेगी, तब जाके बाइपोलर जो वर्ल्ड जो है वो ख़त्म होगा। तो इसमें हमें साफ साफ देख के पता लग रहा है कि बाइपोलर वर्ल्ड में डोमिनेंस ख़त्म हो रही है यूएसएसआर की। यूएसएसआर का चल रहा है डाउनफॉल, ठीक है, यूएसएसआर का डाउनफॉल चल रहा है, टेंशन नहीं है, आगे कम बैक भी हो जाएगा, अभी डाउनफॉल पे ध्यान देते हैं, राइट। तो यूएसएसआर का डाउनफॉल चल रहा है अभी। और हाँ, तो हमें इतना क्लैरिटी मिल गई कि एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड में जो पूल दुनिया से ख़त्म होने वाला है, डोमिनेंस जिसकी ख़त्म होने वाली है, वो है सोवियत रूस। अब वो क्यों होती है एंड कैसे होती है, हमें ये पढ़ना है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अबाउट द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम मतलब रशिया की गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था। सो व्हाट, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, सो व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, है ना। हमें ये देखना है सोवियत सिस्टम था क्या, जो पूरा कह सकते हैं। ऐसे देखो, एक तो हो गया डेमोक्रेटिक सिस्टम, जैसे डेमोक्रेसी चल रही है, पार्लियामेंट है, लोग इलेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर्स को, वो जाकर गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब 1917 में एक नया सिस्टम लेके, अब इसके पहले मोनार्की भी एग्जिस्ट करती थी, डिक्टेटरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है, डेमोक्रेसी भी आ चुकी है। अब कोई नया सिस्टम लेके आया गया है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम, जिसको सोवियत सिस्टम भी कहते हैं। तो सिस्टम था क्या, कैसे काम करता था, हमें वो देखना है, ठीक है। सो 1922 में यूएसएसआर वॉज फॉर्म्ड, राइट। 1922 में यूएसएसआर फॉर्म होता है, जिसकी आइडियोलॉजी है, 1 सेकेंड, हाँ, सो इसकी आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, विच वॉज अपोज्ड या फिर अगेंस्ट कैपिटलिज्म, राइट। नेक्स्ट थिंग, इट वॉज ऑल्सो, अब देखो, कैपिटलिज्म बहुत टाइम से चलता आ रहा दुनिया में, यूरोप डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया पे, यूएसए भी धीरे धीरे राइज कर रहा है ना, सब पैसे वाले लोग कैपिटलिज्म के फेवर में हैं। तो पहली बार इतने बड़े लेवल पे कह सकते हो, दिस वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू या फिर अटेम्प्ट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है। बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश कैपिटलिज्म, यहाँ अलग से लिख लो चाहो तो, टू अबॉलिश कैपिटलिज्म, राइट ना। अब कैपिटलिज्म में कंसेप्ट होता है ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जैसा कि हमें पता है कि सोशलिज्म वॉज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। तो सोशलिज्म में मतलब सोवियत सिस्टम में प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज होता क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंसान है, ए कोई इंसान होता है क्या, ये एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है, ठीक है। नाम इनका क्या रख देते हैं, नाम इसका अभिषेक रख दो, हर दूसरे आदमी का नाम अभिषेक होता है, और क्योंकि हर दूसरे आदमी का भी नाम अभिषेक होता है, इसका अभिषेक रख दो, सरनेम बदल देते हैं। सो अब सपोज कि एक इतना बड़ा लैंड है ना, जिसकी करंटली प्लॉटिंग चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई जिसकी ज़मीन होगी वो ज़मीन बेच रहा है अपनी। अब क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये वाला अभिषेक है, मेन वाला, मतलब कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, और जो दूसरा वाला अभिषेक है इसके पास मुझसे कम पैसे हैं। तो मैंने किया क्या, मैंने इतनी ज़मीन खरीद ली,
ठीक है। और ये दूसरा वाला अभिषेक है, इसके पास ज़्यादा पैसा था नहीं, तो इसने बस इतनी ज़मीन खरीदी। ऐसे 10-12 और अभिषेक रहे होंगे, उनके पास और कम पैसे रहे होंगे, तो उन्होंने भी छोटी छोटी ज़मीन खरीद ली, ठीक है। तो अब उसमें होगा क्या कि अब इफ़ मैं इनके सामने से निकलूँगा, यहाँ पे मेरी ज़मीन है, मैं उसके बाहर रोड बनाऊँगा, है ना। अब मैं इस रोड से निकलूँगा, यहाँ पे इन छोटे लोग घर रहेंगे अपने अपनी ज़मीनों पे। अब ये लोग मुझे देखेंगे तो इनको तो लगेगा ना कि मैं बहुत अमीर आदमी, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ, तो इनके मन में कह सकते हो तुम कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, ये खुद को मेरे सामने इन्फीरियर फील करेंगे, राइट। तो इससे होता क्या है, इससे इनइक्वलिटी जन्म लेती है प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से। सोशलिज़म बात करता है, वन सेकेंड, हाँ, सोशलिज़म बात करता है अबाउट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। एगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब कि ऑल इक्वल, ठीक है, सब बराबर रहेंगे। अब सब बराबर तब रहेंगे जब इसके पास भी बराबर पैसे रहें, इसके पास बराबर पैसे रहें। एक केस ये हो गया। अब अगर ये नहीं कर सकते, दूसरा केस ये कर दो कि इसके पास भी उतनी ज़मीन रहेगी जितनी ज़मीन इसके पास रहेगी, राइट। या तो एक केस अब ऐसा तो कर नहीं सकते हो, है ना, कि इसको कम पैसे में उतनी ज़मीन दे दो जितनी इसको ज़्यादा पैसे में दे रहे हो। तो इससे अच्छी ये करो कि इन लोगों को ज़मीन ही मत दो, तो ये पूरी ज़मीन रहेगी गवर्नमेंट की, राइट। अब इस पे बराबरी में लैंड बांट दो, है ना। अब इस पे आके तुम लोग काम करो, इस पे एक अभिषेक काम करेगा, इस पे दूसरा, इस पे तीसरा, इस पे चौथा, ज़्यादा अभिषेक हो जाएंगे और बांट दो। सारे अभिषेक अपने अपनी ज़मीन पे काम करेंगे, इससे जो पैसा मिलेगा उसको कैसे, तो इससे जो मतलब रेवेन्यू होगा उसको अपने पास रखेंगे, गवर्नमेंट का टैक्स देंगे और खुश रहेंगे, ऑल इक्वल, राइट। तो सोशलिज़म इसकी बात करता है, ये सब इक्वल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। एक चीज़ और इसमें देख लेना कि यूएसएसआर में सिर्फ एक पार्टी रहेगी, विच इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ओनली, वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे कोई ओपोजिशन नहीं होगा, जो होगी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होगी, राइट। एंड एक और चीज़, येलो कलर से लिखते हैं, अच्छा लगता है। सो वन मोर थिंग इज़ अबाउट द इकॉनमी। ओ माय डॉग, हाँ, इकॉनमी। तो इनकी इकॉनमी जो रहेगी, कह सकते हो रशिया या फिर सोशलिस्ट इकॉनमी, वो प्लान्ड रहेगी, प्लान्ड एंड स्टेट कंट्रोल्ड या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। तो इनकी इकॉनमी को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट प्लान करेगी। इसका मतलब इसमें जो इंडस्ट्रीज़ रहेंगी वो गवर्नमेंट की रहेंगी, जो कि काम करेंगी फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो इसमें देखो यूएसएसआर सोवियत सिस्टम में यहाँ पे लिख देते हैं, इन सोवियत सिस्टम स्टेट इज़ अ वेलफेयर स्टेट, लोगों के लिए काम करने वाला स्टेट है। एंड इन कैपिटलिज्म, कहाँ गया यूएसए, कहाँ गया अपना कैपिटलिज्म, कहाँ गया, हाँ, इन कैपिटलिज्म, या फिर यहीं पर हमने देखा था प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात जहाँ पे हुई थी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, है ना। अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलो, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है। जैसे प्राइवेट, अब सोशलिज्म में जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ही अलाउड नहीं है तो खुद की इंडस्ट्रीज़ कैसे खोल लोगे, तो वो काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की भी तो ज़रूरत है। ये थोड़ी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं की है और इंडस्ट्री भी नहीं खोल रहे हैं, अब तुम जियो एंशियंट टाइम्स में, नहीं, इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट खोलेगी, राइट। अब दूसरी चीज़ और देख लो, यहाँ पे हमें मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो रहा है, यूएसएसआर के पास है सेकेंड लार्जेस्ट
सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी, राइट। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसने 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को लिबरेट किया था इन 90, मतलब कह सकते हो इन वर्ल्ड वॉर 2, डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 में लिख दो। अब होता है क्या है, इसको एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे है जर्मनी, यहाँ पे है फ्रांस, है ना। जर्मनी कह सकते हो एक तरह सेंटर यूरोप का, इसके बाद से वेस्ट यूरोप शुरू हो जाता है और इसके इधर से ईस्ट यूरोप शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ पड़ती हैं। उसके बाद जाके रशिया शुरू हो रहा है, मतलब कि रशिया भी नहीं एग्जैक्टली USSR शुरू हो रहा था, जो कि 1922 में बन चुका था। सो जब हिटलर इन्वेड कर रहा था रशिया पे या फिर USSR पे, तो इसने ये सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्वेड कर डाला था और इसके बाद आगे निकल गया था। ने पूरी इन कंट्रीज़ को इन्वेड करे, कब्जा करके रशिया तक पहुंचा था। अब यहाँ तक पहुंच गया है तो रशिया में या फिर USSR में एंट्री कर रहा है। हमें मालूम है कि इसमें USSR जीत रहा है। तो जब USSR जीतेगा तो जितनी भी कंट्रीज़ ये जर्मनी ने कब्जाई थी, है ना, USSR की आर्मी शुरू में तो पीछे आती है, उनकी आर्मी को अंदर आने देती है। लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा था तो, और फिर उसके बाद यहाँ जितनी भी जब USSR की आर्मी पीछे जा रही थी तो पूरी क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय करके जा रही थी, और रशिया में ठंड अच्छी खासी पड़ती है, तो इनकी आर्मी जो है वो नहीं जीत पाती है USSR की आर्मी से। अब USSR की आर्मी, रेड आर्मी कहते थे उस टाइम पे इसको, वो आगे बढ़ती और जर्मनी के पार्लियामेंट तक पहुँच जाती। तो जब आगे आती है वो, तो ये पूरी 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्री जिसको जर्मनी ने कब्ज़ा किया था उसको लिबरेट करते हुए आगे आती है। ठीक है, अब उसको लिबरेट करते हुए आगे जा रही है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रहा है तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये इनको इतना ज़्यादा कह सकते हो इम्प्रेस हो जाती हैं USSR से, इम्प्रेस हो जाती है, अच्छा लगता होगा उनको। तो ये सब आके बोलती हैं कि हमें USSR में ज्वाइन होना है। अब USSR जो पुराना वाला उसके पास तो अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर पोजीशन है, और कंट्री ज्वाइन होना चाह रही हैं जो कि कम्युनिज़्म अडॉप्ट करने वाली है। तो उसको तो चाहिए ही कैपिटलिज्म को हटा के पूरी दुनिया में कम्युनिज़्म लेके आना, सोशलिज्म लेके आना है, तो उसने एक्सेप्ट किया। तो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इसको ज्वाइन करती हैं, 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, EEC। ठीक है, तो ये सारी 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उसको USSR ने लिबरेट कराया। और इन्हीं के बारे में हमने ऊपर देखा था कि ये 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में 1990 के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर रही, जो कि 1945 के बाद इस्टेब्लिश की गई थी जब इन्होंने USSR को ज्वाइन किया था। ठीक है ना, और नीचे आते हैं थोड़ा। अब ये जितनी, हाँ, अब जब ये 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी आज़ाद हुई, लिबरेट हुई, तो इनका भी जो कह सकते हो तुम, अब USSR को उन्होंने ज्वाइन किया तो इनका जो मॉडल था इनका जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल था वो रखा गया ऑन द USSR मॉडल, मतलब कि सोशलिज्म कम्युनिज़म। ठीक है, USSR मॉडल लिख दो यहाँ पे, मॉडल ओके, USSR मॉडल लिख दो। अब जितनी भी कंट्रीज़ है ना जो USSR के साइड पे है, इसकी ध्यान रख लेना, जितनी भी कंट्रीज़ जो है USSR के साइड पे हैं, USSR के मॉडल पे हैं, इन सबको बोला जाता है, और बड़े कलर से लिखते हैं, दी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है इनको। सेकेंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वैसे वाली कंट्रीज़ हैं। अब एट लास्ट होता क्या है कि USSR कोल्ड वॉर हार रहा है, तो जो हारेगा वो ऑफकोर्स सेकंड आएगा, है ना। 2 लोगों की रेस में जो फर्स्ट नहीं आया वो सेकंड आ गया। तो इसलिए इनकी जितनी भी कंट्रीज़ थी, इनकी जो अलाइज थे, इन सबको सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता था, राइट। हाँ, अब इनके और भी कुछ नाम थे, वो भी ध्यान रख लो। सेकंड वर्ल्ड के अलावा इसको कहते थे सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट ब्लॉक मतलब वो कंट्री जो सोशलिज्म को अडॉप्ट करके रखी हुई है, मतलब कि जो USSR मॉडल पे चल रही हैं। व्हाट वाज द USSR मॉडल, सोवियत मॉडल क्या था वो हमने देख लिया है। सोवियत मॉडल वो था जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे चल रहा है, जो विच वॉज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, जिसमें से एक सिंगल पार्टी रहती थी, वन पार्टी सिस्टम, द कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे कोई अपोजिशन नहीं होता था।
राइट। इसकी जो इकॉनमी थी, इकॉनमी वॉज प्लान एंड स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट इकॉनमी को प्लान करेगी, गवर्नमेंट उसको रन करेगी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो कि लिबरेट हुई थी, उन्होंने ज्वाइन किया था यूएसएसआर को, और इसकी जो कह सकते हो नंबर ऑफ कंट्रीज़ थी वो बढ़ गई थी, और इन सब ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया विच वॉज ऑफ यूएसआर, मतलब सोशलिज्म कम्युनिज्म। और जितनी भी यूएसआर की अलाइज थी उनको कहा जाता है द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, राइट। इतना हो गया। नाउ अब थोड़ा बहुत यूएसएसआर की इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लो इसके पहले, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, जितनी भी सोशलिस्ट ब्लॉक की कंट्रीज़ थी ना, ये सब मिलिटरीली टाइड थी। अब होता क्या था, एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ मैं, कि मैंने बताया कि बहुत बार यूएसए और यूएसएसआर, इनकी जो अलाइज कंट्रीज़ थी ना, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते थे। तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए यूएसएसआर ने अपनी अलाइज कंट्रीज से मिलिट्री पैक्ट साइन करके रखे रहते थे, और यूएसए अपनी अलाइज कंट्री के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन करके रखा रहता था। ठीक है, तो एक यूएसएसआर का मिलिट्री पैक्ट था जिससे सोशलिस्ट ब्लॉक्स की कंट्रीज मिलिटरीली टाइड थी उससे, विच वॉज नोन एज द वॉर्सॉ पैक्ट। द वॉर्सॉ पैक्ट, and it was signed in 1955। ठीक है, एक और चीज़ याद रखो, वॉर्सॉ was the capital of पोलैंड, और वहाँ पे ये साइन की गई थी, वहाँ पे ये पैक्ट साइन किया गया था, इसीलिए इसको वॉर्सॉ पैक्ट कहते हैं। इसका लीडर कौन था? इसका लीडर था सोवियत रशिया, सोवियत रूस, जो भी कहना हो, राइट। नाउ अब थोड़ा देखते हैं अबाउट द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, हाँ, सो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी, इसकी अगर बात करें तो यूएसएसआर वाज सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट था। दूसरी चीज़, यहाँ पे सभी प्रकार की कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ थी, ऑल कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वर प्रेजेंट। और चीज़ देख लो, देखो रशिया के पास लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। जितना बड़ा लैंड होता है ना जो किसी कंट्री के पास, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उस कंट्री के पास लैंड जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेस रहते हैं। तो रशिया या फिर यूएसएसआर के पास रिसोर्सेज बहुत थे, और इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्रीज़ में ले जाके इंडस्ट्री से प्रोडक्शन करके हर जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी था। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ याद रखना, जो आज मेजर प्रॉब्लम है अपने यहाँ, उसको सल्यूशन यूएसएसआर के पास था। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं। सब ड्यूटी कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं अपनी। कौन दे रहा है उनको नौकरी? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट अपने लैंड पे काम पे लगा रही है अभिषेक को, हमने बात की है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, अब इकोनॉमी के बारे में एक और पॉइंट क्या था कि यहाँ पे है स्टेट ओनरशिप। स्टेट है ओनर हर चीज़ का, है ना। स्टेट है डोमिनेंट। जितने भी लैंड है, लैंड प्लस अदर प्रोडक्टिव एसेट्स, इन सब का ओनर है स्टेट। ठीक है, नाउ अब थोड़ा और देख लेते हैं अबाउट द लिमिटेशंस। इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स कैसे, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था वो भी देख लिया। नाउ लेट अस लुक अबाउट सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ द यूएसएसआर सिस्टम। ठीक है, तो यूएसएसआर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो जो सोवियत सिस्टम था ना, वो अभी मैंने बात की, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ जाओ। द यूएसएसआर सिस्टम हैड वन पार्टी सिस्टम,
और जहाँ वन पार्टी सिस्टम रहेगा वहाँ पे डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं, है ना। सो देयर वाज, वन सेकेंड, देयर वाज एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं मतलब लोगों के पास कह सकते हो कोई राइट्स नहीं है, कोई फ्रीडम्स नहीं है, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करना पड़ेगा, एक ही लिमिटेशन हो गया। दूसरी चीज़, जब डेमोक्रेसी नहीं है तो एक चीज़ और होती है विच इज़ द गवर्नमेंट कैन बिकम अथॉरिटेटिव एंड, वन सेकेंड, हाँ, अथॉरिटेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक। तो गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव बन जाती है, अपने मन मर्जी का चलाने लगती है। अब डेमोक्रेसी है नहीं, सो देयर विल बी लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे जिनको टाइम के साथ इंस्टीट्यूशंस नीडेड रिफॉर्म्स। लाइक किसी इंस्टीट्यूशन में करप्शन बढ़ रहा है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बढ़ रहा है, फिर किसी ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड जॉब में करप्शन बढ़ रहा है, वहाँ कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं जिससे करप्शन रुका जाए। बहुत सी जगहों पे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे जिससे अच्छे से काम करे। वो सब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ही नहीं, राइट। एक और चीज़, डेमोक्रेसी नहीं है तो एक और चीज़ क्या होती है, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज अनअकाउंटेबल टू द नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। दूसरी चीज़ और, अब हमें पता है यूएसएसआर में, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यूएसएसआर हैड 15 रिपब्लिक्स, है ना, 15 रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के पास, इसके अंदर सॉरी, और वो सब ऑटोनमी टाइप की आज़ादी चाहते थे कि यूएसएसआर के अंदर रह के ही रूल कर सकें। बट क्योंकि हमें पता है कि यूएसएसआर की जो वन पार्टी सिस्टम है वो अथॉरिटेटिव है, तो उसने इनको मना कर दिया। तो इनके अंदर भी अब घर से बाहर निकलने की वो क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो रही, राइट। उनको उनके खुद के अफेयर मैनेज करने से मना कर दिया। एंड मेन थिंग, यूएसएसआर के अंदर रशिया, जो मेन कंट्री जहाँ पे रशियन रिवोल्यूशन आया था, रशिया डोमिनेट्स एवरीथिंग। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी, है ना, कि हर चीज़ रशिया डोमिनेट कर रहा है। अब थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। सो जो यूएसएसआर है, मैंने बताया था कि यूएसएसआर इकोनॉमिकली तो नंबर 2 पे था, है ना। इकोनॉमिकली इट वाज ऑन सेकंड इन इकोनॉमी, बट मिलिट्री वाइज ये टफ कंपटीशन दे रहा था यूएसए को, ठीक है। सो इनके बीच में कॉमन टर्म चलता था जिसको कहते थे आर्म्स रेस। आर्म्स रेस में मतलब हाथों की रेस नहीं, आर्म्स रेस मतलब आर्म्स एम्युनिशंस गन्स वाले आर्म्स की रेस होती थी, किसके पास ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यूएसए टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आगे था यूएसएसआर से, है ना। तो अब था क्या कि देखो, यूएसए के पास ज़्यादा, वहाँ पे कह सकते हो कि कैपिटलिज्म सिस्टम चलता है, लोग इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, उतना पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट मॉडल होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उतना नहीं करता, वो चाहते हैं कि मेरे स्टेट की इंडस्ट्रीज़ चलें, तो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता नहीं है ना। अब बहुत चीज़ें इंपोर्ट करेगा नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक जगह है जहाँ पे आयरन मिलता है, बट वो बैड क्वालिटी का आयरन है। दूसरी कंट्री है जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आयरन मिल रहा है, बट क्योंकि ये यूएसएसआर है तो ये इम्पोर्ट नहीं करने वाला है, तो इसको बैड क्वालिटी का आयरन यूज़ करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का आयरन ले नहीं पाएगा। एट द सेम टाइम यूएसए वो यहाँ से आयरन लेगा, यहाँ से डायमंड लेगा, यहाँ से न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम लेगा, हर चीज़ लेता रहता है बाहर से, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये दिक्कत हो जाती है यूएसएसआर के सिस्टम पे। तो आर्म्स रेस में तो मेंटेन करके रख रहा है, बट बाकी चीज़ों में टेक्नोलॉजिकली इट वॉज फार बिहाइंड यूएसए।
है ना, फार बिहाइंड यूएसए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इकॉनमी इनकी इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि होता क्या है कि अब लोग तो बढ़ते रहते हैं टाइम के साथ। जैसे देखो, ये एक एरिया है, राइट, यहाँ पे काम कर रहे हैं अभिषेक अपने सारे। अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक जनरेशन बीतेगी उनकी, अगली जनरेशन आएगी, तो ये थोड़ी कि पिछली जनरेशन ख़त्म हो जाएगी तुरंत अगली जनरेशन आते ही, है ना। एक अभिषेक का बेटा होगा, दूसरा अभिषेक, ये भी काम करेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट इसको भी एम्प्लॉयमेंट देगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहना नहीं चाहिए इनके यहाँ। तो वेजेस तो गवर्नमेंट दे रही उतना ही, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लैंड ही इतना है, नए लैंड एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही, यूज़ नहीं कर पा रही, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैकनेस। ठीक है, तो लोग बढ़ रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट वेजेस भी देगी ज़्यादा, उनको लगना चाहिए ना कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, और प्रोडक्टिविटी उतनी ही हो रही है, फिर घट रही है। तो यूएसए का पूरा पैसा इस चीज़ में जा रहा है, इनके वेजेस में जा रहा है, राइट। और इसीलिए होता क्या है, यूएसए में, सॉरी यूएसआर की बात हो रही थी, इसमें फूड शॉर्टेज आने लगते हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं लेकिन फूड प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि लोग अभी वही पुराने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, पुराने सिस्टम से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, राइट। तो फूड शॉर्टेज के कारण इनको फूड इम्पोर्ट करना पड़ता है, उसमें पैसा जाएगा इनका। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आर्म्स रेस है, आर्म्स रेस में हमें, मैंने बताया था कि वेपन्स वगैरह बनाने में पैसा बहुत लगता है, ठीक है। और यूएसए के पास उतना पैसा, सॉरी रशिया के पास या फिर सोवियत रूस के पास उतना पैसा है नहीं, लेकिन फिर वो आर्म्स रेस में जीतने के लिए, यूएसए की बराबरी करने के लिए अपना पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो ये इसकी इकोनॉमिकली बर्डन था, एक इकोनॉमिक बर्डन फॉर यूएसएसआर, बट फिर भी वो करे पड़ा जिससे यूएसए से पीछे न जाए, ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों के कारण 1970s आते आते हमें देखने को मिलता है कि यूएसएसआर की इकॉनमी है वो फ्लैटर कर रही, बढ़ ही नहीं रही है, है ना। ऐसे समझते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे है, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे है यूएसएसआर की इकॉनमी और यहाँ पे है ईयर्स। तो इसकी इकॉनमी शुरू में तो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, सिर्फ कोई स्टीप स्लोप भी नहीं, धीरे धीरे बढ़ रही है। बट 1970s आते आते ये रुक जाती है, ठीक, ऐसे जाती है 1970s आते आते, अब ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये सब इन्हीं चीज़ों के कारण हो रहा है कि वेजेस बढ़ानी पड़ रही है लोगों की, प्रोडक्टिविटी उतनी ही है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, आर्म्स रेस मेंटेन करने के लिए पूरा पैसा उसमें जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली फार बिहाइंड है। तो बहुत जगह जहाँ काम सस्ते में हो सकता है, वहाँ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण वो काम इनको महंगे में करना पड़ रहा है, फूड इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों के कारण इसकी इकॉनमी फ्लैटर करती है। और इसी टाइम पे होता क्या है, 1970s पे ही 1979 आता है, जिसमें यूएसएसआर इन्वेडेड अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसको अच्छे से बल्कि लिख देते हैं थोड़ा। इसी टाइम पे क्या हो रहा है, यूएसएसआर इन्वेडेड अफ़गानिस्तान इन 1979। तो अब वापस से वही चीज़ है, कहीं पे वॉर हो रही है तो उसमें पैसा तो लगता है, तो पहले से पैसे कमी इनके पास, फूड इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, अब वॉर पे भी घुस गए तो इनको और पैसा देना पड़ रहा है, और ये वॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 साल चलती है, ठीक है। तो यहाँ पूरी इकॉनमी हम लोग समझ रहे हैं कि 1945 या फिर कहते 1917 पे जो रशिया रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से 1945 तक कैसे राइज़ हो रहा है। 1945 में यूएसएसआर सिस्टम हमने देखा, उसके बाद सेकंड इकोनॉमिक पावर है ना, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर मिलिटरीली यूएसए के बराबर है। बट इन चीज़ों के कंसिक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम 1970s, और 1970s के एंड आते 1979 में यूएसएसआर घुसता है वॉर विद अफ़गानिस्तान,
ठीक है। तो इनकी जो इकॉनमी है वो और नीचे घुसती है। और 1985 के बाद यहाँ पे एक लीडर आता है, वो लीडर बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा। ओके, अब इस लीडर को सब कुछ ठीक करना है। तो ये ठीक कैसे करता है, कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो ही हमारा अगला टॉपिक है, विच इज़ गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसके नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स टाइप ही मैंने लिखा है, इसको रिवाइज़ कर लेना। ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब गॉर्बाचेव आएगा, गॉर्बाचेव अपने हिसाब से कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा और ठीक कर देगा हर चीज़ यूएसए के लिए, है ना। SR के लिए कुछ ठीक नहीं करेगा, यूएसए के लिए सब कुछ ठीक कर देगा और चला जाएगा। राइट, तो वो हम देखने वाले हैं अपने अगली वीडियो में।